买个那个人家对飞啦，干嘛？Saya di satu Faizgir teman-teman. sama आइए अब यही सब होगा ना 60 पूरा हो माल्यार्पण के बाद मैं विधि विभाग के छात्रों से अनुरोध करता हूं कि वो आए और सरस्वती वंदना प्रस्तुत करें। हम अतिथि सत्कार के लिए हम अनुरोध करते हैं प्राचार्य जी से कि वो माल्यार्पण और मोमेंटो और स्वागत के ही क्रम में
अतिथि परिचय को लेकर मैं सबसे पहले अपने की नोट प्रवर्तक प्रोफेसर रजनीश कुमार पटेल, जो हम लोगों के बड़े भाई हैं, महामना की बगिया के स्टूडेंट भी रहे हैं, फोन किया था और वे आज के सत्र में आने के लिए तैयार हो गए। हम आपके आभारी हैं भैया, आपका सहयोग हम लोगों को हमेशा मिलेगा, इसकी अपेक्षा करते हैं आपसे। हमारे विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर डीके सिंह साहब भी ये महामना की बगिया के स्टूडेंट रहे हैं। बरेली कॉलेज बरेली में भी सर ने अध्यापन किया है और आज वर्तमान समय में उदय प्रताप महाविद्यालय में प्राचार्य के रूप में कार्यरत हैं। इनका हम लोगों के कॉलेज में आना हम लोगों के लिए बहुत ही गरिमामय उपस्थिति है। हम लोग अपने ला के इंडक्शन प्रोग्राम में भी सर को बुलाए थे। इनका वक्तव्य हमारे छात्रों के लिए बहुत उत्साहकारी रहा है। हम इनका भी स्वागत वंदन एवं अभिनंदन करते हैं। प्रोफेसर आर.के. पांडे सर जो हमारे मुख्य अतिथि हैं, ये वीएसएसडी कॉलेज में कई सत्रों में विभागाध्यक्ष रह चुके हैं। पिछली सेमिनार भी जो हम लोगों ने आयोजित कराया था, तो उस सेमिनार में भी सर का आगमन हुआ था और हम लोगों को आशीर्वाद रूपी वचन भी मिले थे। एक बार फिर हम इनका स्वागत वंदन एवं अभिनंदन करते हैं। हम लोगों के सबसे प्रिय और हमेशा एक भ्रातावत व्यवहार करने वाले डॉक्टर राजू माझी सर तो कभी निकलता ही नहीं है, जब भी करते हैं भैया ही निकलता है, यहाँ पर भी भैया ही निकलता है, क्षमा मचाते हैं भैया। राजू माझी भैया बहुत ही सहृदय, छात्रों में प्रिय और सदैव खड़े रहने वाले। एक आध हफ्ते में अगर फोन नहीं गया तो जरूर फोन करके करते हैं, कहाँ हो आजकल, तुम्हारा हाल चाल नहीं मिल रहा है। राजू माझी सर बीएचयू के लॉ फैकल्टी के स्टूडेंट रहे हैं और वहीं पर ये एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं। हम इनका भी इस राष्ट्रीय सभागार में स्वागत वंदन एवं अभिनंदन करते हैं। माननीय प्राचार्य जी, हमारे इस कॉलेज को एक नई दिशा देने वाले, जिस दिन सर यहाँ कार्यरत हुए उस दिन की स्थिति और आज की स्थिति में बड़ा परिवर्तन हुआ है। सर के आने से पहले लॉ कॉलेज ने या केवल 2 सेमिनार यहाँ आयोजित किया था, शायद हमको एक ही था, लेकिन इन पिछले 3 सालों में लगभग 4 या 5 राष्ट्रीय सेमिनारों का आयोजन इस कॉलेज ने किया है। इस प्रकार के यशस्वी और चतुर्दिक क्षमतावान व्यक्ति प्रोफेसर पुरुषोत्तम सिंह सर का हम वंदन एवं अभिनंदन करते हैं। तत्पश्चात अब हम इस राष्ट्रीय सेमिनार के संचालन के लिए मुख्य अतिथि महोदय से आज्ञा मांगते हैं और मैं अपने कीनोट स्पीकर प्रोफेसर रजनीश कुमार पटेल सर से आग्रह करते हैं कि वो आए और अपना कीनोट एड्रेस दें। इस कॉलेज का महाराजा बलवंत सिंह कॉलेज का आभारी हूँ कि आपने मुझे इस सेमिनार में, इस संगोष्ठी में आमंत्रित किया और साथ ही साथ हम आभारी हैं कि हमसे पिछड़े कुछ लोग, हमारे बड़े भाई प्रोफेसर आर.के. पांडे जी से बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई और इस मुलाकात को कराने वाले आप हैं, तो हम प्रिंसिपल साहब पुरुषोत्तम जी का बहुत आभारी हैं। हम आभारी हैं उनको इसलिए कि इसके पहले एक बार और किसी सेमिनार में मैं यहाँ आया था, तो प्रिंसिपल साहब से कहा था कि प्रिंसिपल साहब सब कुछ तो ठीक है, ये तालाब बहुत पुराना है और इससे जुड़ाव पूरे काशी वासियों का रहा, तो कुछ इसके लिए भी करिए। आज देख करके कुछ प्रसन्नता अवश्य हुई, थोड़ा सुधार उस तालाब में जरूर आया, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। हम उम्मीद करते हैं कि प्रिंसिपल साहब जिस लगन से इस कॉलेज को चला रहे हैं
महाराजा से एक बार पुनः निवेदन करेंगे कि इस तालाब के जीर्णोद्धार के लिए काम किया जाए, क्योंकि ये तालाब काशी वासियों के साथ बहुत लंबे अरसे से जुड़ा रहा है। बहुत धन्यवाद एक बार आप सभी को, फिर से आपने हमें यहाँ इस विषय के लिए आमंत्रित किया और इस विषय के विषय प्रवर्तन की जिम्मेदारी आपने हमें सौंपी है। विषय प्रवर्तक की यह जिम्मेदारी है कि वह इस प्रोग्राम को किस दिशा में ले जाता है, और इस कारण से इस जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप इस सेमिनार को सही दिशा दे सकें। विषय है हमारा चुनाव के संदर्भ में, और यह चुनाव हम इसलिए करते हैं कि हम अपनी आवाज़ संसद तक पहुंचा सकें और अपने प्रतिनिधि दे सकें। हम बात करेंगे इस पूरी चुनाव प्रणाली जो भारतवर्ष में शुरू हुई, उससे लेकर आज तक कहां तक हम पहुंचे, हमारे इस चुनाव प्रक्रिया में और इस चुनाव के पूरे संस्था में क्या क्या कमियां आ रही हैं, किन किन कमियों को हम दूर करके हम इसे और अच्छा बना सकते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि हम चुनते क्या हैं। हम चुनाव करते हैं एक सरकार। यह सरकार का मतलब गवर्नमेंट मीन्स हु गवर्न। गवर्नमेंट का मतलब ये नहीं कि वह हम पे शासन करेगा, गवर्नमेंट का मतलब ये है कि वह गवर्न करेगा और गवर्नेंस होगा, और गवर्नेंस हमेशा से गुड गवर्नेंस होगा। तो इस गवर्नेंस को करने के लिए हम अपने प्रतिनिधि आप तक भेजे हैं। आपका काम हमारी आवाज़ को वहाँ तक उठाना है, हमारी आवाज़ को संसद तक पहुँचाना है, और उस संसद में हमारी ही आवाज़ हो, इस बात को हमें महसूस भी कराना है। अदरवाइज हमारे पास एक ताकत है, जो ताकत हमें हर 5 साल में मिला करती है, और उस ताकत का प्रयोग करके हमारे पास ये ताकत है कि हम आपकी सत्ता को बदल देंगे, हम आपकी पहचान को खत्म कर देंगे जिस रूप में आप वहाँ बैठे हुए हैं, और अगर आप हमारे कसौटियों पर खड़े नहीं उतर, तो ऐसी दशा में जिम्मेदारी हमारी है कि सरकार को किस रूप में और किस संदर्भ में बनाना है। अब जब हमें सरकार को बनाने की ताकत मिली हुई है, हम इस सरकार को बना सकते हैं, और ऐसे में हमें यह अधिकार है वह वोटिंग राइट का। इसकी शुरुआत अगर हम देखें तो सन 1958 में सबसे पहला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, उस साल लिमिटेड वोटिंग राइट दिया था। उसके बाद 1890 का एक और गवर्नमेंट ऑफ अधिनियम ने भी हमें लिमिटेड राइट दिया। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है, जिसको चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जानते हैं। यहाँ पर पंचायती राज जो प्रोविंशियल सिस्टम को डेवलप किया गया, और उसके बाद 1900 उसके आज़ादी के ठीक पहले एक और अधिनियम आता है 1935 का, जिसने इस चुनाव की प्रक्रिया का आरंभ किया था। और उसके बाद सन 1937 समय में इस देश की परिस्थितियाँ आप सभी को पता है कि क्या रही। क्या आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से पूरा भारत पिछड़ा हुआ था। पहली जो चुनाव हुई थी सन 1951 के अक्टूबर से शुरू होकर के 1952 के फरवरी। आज हमारी साक्षरता, अगर हम कुछ विशेष राज्यों की बात करें तो हमारी साक्षरता 100% तक पहुंच चुकी है, और बाकी राज्यों में भी प्रत्याशित सुधार हुए हैं। और उसके बाद भी चुनाव के नतीजे हमारे तरफ नहीं आ रहे, हमारे कसौटियों पे खड़े नहीं उतर रहे। उसका कारण क्या है? क्योंकि चुनाव को सदस्यों को चुनने का अधिकार हमें जरूर मिला, लेकिन हमें अपने मताधिकार का प्रयोग करना होता है। उस दिन अपने अन्य कामों में लगे रहते हैं, और चुनाव यानी मताधिकार का प्रयोग करना हम एक जरूरी चीज नहीं समझते, और इस कारण से इस चुनाव के नतीजे हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं आते। एक बड़ा कारण। दूसरा बड़ा कारण कि जैसा कि गांधी ने कहा कि यह आपका दायित्व भी है, हम अपने दायित्व को कैसे निभाएं। हमें सरकार को चुनने का अधिकार मिला, और हम अपने सरकार तो आप विचारधारा का समर्थन करते हैं, लेकिन अगर आपके पास अपने विचार हैं तो वही विचार कहलाता। चुनाव में वोट जब देने जाते हैं तो अपने विचारों का प्रयोग करिए, अपने विवेक का प्रयोग करिए। आस्टीन बहुत पहले कह के जा चुका है कि जो कुछ बताया जाए उसे आंख मूंद कर स्वीकार मत करो।
उसे विज्ञान की कसौटी पर कसो और अपने विवेक से जांच। धन्यवाद सर। आपके द्वारा इस कीनोट एड्रेस में उठाए गए महत्वपूर्ण प्रश्नों का समाधान हम इस 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी में खोजने का प्रयास करेंगे। आपने ये प्रश्न उठाया कि शासक परिस्थितियों के अनुसार कार्य करे, न कि स्वयं के अनुसार। जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन अब्राहम लिंकन की जो डेमोक्रेसी की जो डिफिनेशन है, उस डिफिनेशन से शासक लोगों के अनुसार कार्य करे, न कि अपने अनुसार। वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और इस वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कोई भी शासक दबा नहीं सकता। अगर वो दबाने का प्रयास करता है तो हमें वोट रूपी अधिकार हमारे नागरिकों को मिला है। हम 5 सालों में उस शासक को बदलने की भी हैसियत रखते हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। तीसरा प्रश्न आपने जो उठाया कि चुनाव में नोटा का क्या उपयोग हो रहा है, ये बात हमारे भी दिमाग में है। एक आर्टिकल मैंने इस पर भी लिखा है कि उस बात की आप कल्पना करिए कि जिस दिन नोटा के वोट आपके पाने वाले जो उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, उन चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों से वोट, नोटा का वोट अगर ज्यादा होता है तो उसके लिए क्या किया जा सकता है? क्या आप कंस्टिट्यूएंट जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं, मां सरस्वती के श्री चरणों में नमन करते हुए मंचासीन अतिथियों में सर्वप्रथम प्रोफेसर आर.के. पांडे सर, जो हम सभी के बड़े भाई हैं, मार्गदर्शक हैं, पढ़ने लिखने की जो एक प्रेरणा है हमेशा आपसे मिलती रही है। जो भी एकेडमिक कार्यक्रम रहे हैं सब में आप सदैव सहभागिता करते रहे हैं। आपका मार्गदर्शन, आपकी ऊर्जा, आपकी चेतना सदैव जो है मेरे जैसे आपके छोटे भाई को हमेशा प्रभावित करती रहती है। आपका प्रेम और स्नेह इसी प्रकार मिलता रहे। प्रोफेसर रजनीश पटेल जी आए हुए हैं, ये मेरे LLM के क्लासमेट हैं और जब भी मिलते हैं वही आत्मीयता, वही लगाव, वही मुस्कुराहट, वही चेतना, वही स्वाभाविकता और कुछ कर गुजरने की हमेशा इनके अंदर भावना जब क्लास में पढ़ते थे तब भी थी और आज भी है। वो सरलता, सहजता, विनम्रता जो है रजनीश जी की, वो क्लास में थे तब भी प्रभावित करती थी और आज भी प्रभावित करती है। बनारस में जब से आए हैं समय समय पे मुलाकात हो जाती है। आपकी यही भावना बनी रहे, मित्रवत चेतना बनी रहे, समादर बना रहे, इसी आशा के साथ यहाँ पे सारे लोग बैठे हुए हैं। प्रोफेसर पुरुषोत्तम सिंह एक योग्य व्यक्ति हैं, प्राचार्य के साथ योग्य को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। आप प्राचार्य जितने भी चयनित हुए उसमें यशस्वी प्राचार्य हैं, उनके बारे में मैं यही कहूंगा और आपका यश निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। राजीव मांझी जी से भी कई बार विद्यापीठ में और जगहों पर मुलाकात हुई। पढ़ने लिखने का जो अंदाज है और अपना तेवर है, मांझी जी बना रहे, लगातार पढ़ते रहे और महामना की बलिया को आगे आप लोग बढ़ाते रहे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय का विधि संकाय आगे जाएगा तो जितने लोग वहां से पढ़े हुए हैं सभी लोग गौरवान्वित होते हैं। गौरवान्वित करने की श्रेणी में आप भी हैं। निश्चित रूप से आप अच्छा कर रहे हैं, ऐसा ही आगे करते रहिए। डॉक्टर अजय कुमार सिंह आए हुए हैं, जो है हमारे छोटे भाई हैं और इनकी प्रेरणा, इनकी चेतना, इनके पास ऊर्जा है और विधि संकाय को ये लोग निश्चित रूप से आगे ले जाएंगे। सारा भार, सारा बोझ जो है धीरे धीरे करके वो शिफ्ट हो रहा है, पुरानी पीढ़ी जा रही है, तो निश्चित रूप से आप लोगों की जिम्मेदारी है। इस कार्यक्रम के जो कन्वीनर है डॉक्टर चंद्र प्रकाश शुक्ला जी, इस प्रकार का आयोजन करने के लिए बधाई के पात्र हैं। डॉक्टर संजीत कुमार जी विभागाध्यक्ष,
आप लोगों के कुशल निर्देशन मार्गदर्शन में इस प्रकार का कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। कुशल संचालक डॉक्टर मृत्युंजय कुमार राय जी, अंबिकापुर से आए हुए छोटे भाई ब्रजेश कुमार जी और अन्य जो है गणमान्य अतिथि जिनका नाम छूट रहा है, वो सभी लोग हमारे सहृदय हैं, समय की बाध्यता भी है। चुनाव 100 years ऑफ इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इन इंडिया, इश्यूज, प्रॉब्लम एंड चैलेंजेस। मैं प्रोफेसर रजनीश पटेल जी की बातों में कुछ जोड़ते हुए इस संगोष्ठी को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। संविधान सभा में जो सवाल थे, संविधान जब बन रहा था तो संविधान पे ही क्वेश्चन मार्क थे। श्री लोकनाथ मिश्रा ने संविधान सभा में कहा था कि हमको तो पीला और सितार चाहिए था, ये संविधान ही इंग्लिश बैंड की तरह है और आने वाले जो चुनाव हैं, आने वाली जो संभावनाएं हैं, इस देश में डेमोक्रेसी बच पाएगी कि नहीं बच पाएगी, इस पे बहुत सारे सवाल खड़े थे। जब डेमोक्रेसी बच पाएगी तभी चुनाव होंगे, ये सवाल उस समय लोकनाथ मिश्रा ने नहीं, हमने बहुत सारे लोगों ने उठाए थे। ये संविधान जो बना हुआ है ये इंग्लिश बैंड की तरह है और ग्रेट ब्रिटेन में या पश्चिम के देशों में लोग समझदार हैं, इसलिए डेमोक्रेसी चल रही है। लोगों की समझदारी पर बहुत बड़ा सवाल था और उस समय हमारे राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी, चाहे हिंदू कोड बिल रहा हो या बहुत सारे मामले ऐसे रहे हों, जिनको उन्होंने कहा कि 1952 का चुनाव परिणाम आने दीजिए तब इस पे हम आगे बढ़ेंगे, उन्होंने भी पेंडिंग में डाल दिया था। लेकिन जनता ने इस देश की जनता ने हमेशा बहुत बुद्धिमत्ता का परिचय दिया है। एक बुद्धिमत्ता जो हो सकती है, स्वाभाविक बुद्धिमत्ता, यहाँ के लोग इलिटरेट हो सकते हैं, कम पढ़े लिखे हो सकते हैं, लेकिन स्वाभाविक बुद्धिमत्ता का जो परिचय यहाँ की जनता ने दिया है वो जो है दुनिया की किसी भी डेमोक्रेसी में, किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में नहीं। उसका उदाहरण मैं दूंगा 1952 राजेंद्र प्रसाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू का एक कन्फ्लिक्ट हिंदू कोड बिल पे मान सकते हैं, वो कोई ऐसा कन्फ्लिक्ट नहीं है, लेकिन जो किताबों में जिस तरह से आता है, जिस तरह से उस समय लिखा पढ़ा गया, लेकिन जनता जो है वो एक साथ खड़ी हो जाती है, रिफॉर्म के पक्ष में खड़ी हो जाती है, सुधारों के पक्ष में जनता खड़ी हो जाती है। और हिंदू कोड बिल या हिंदू लॉ से रिलेटेड जो 4 एक्ट हैं, वो हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, जो चारों एक्ट हैं वो आते हैं। चारों एक्ट 1977 में 1900 बांग्लादेश के चुनाव के बाद ही यहाँ पे स्थितियां बदलने लगती हैं। इंदिरा गांधी के जो स्वरूप में है वो बदलाव आने लगता है और इसको विभिन्न तरीके से यहाँ पे लोग उठाने लगते हैं। 75 तक आते आते इमरजेंसी देश में लग जाती है। 77 में फिर जनता के सामने एक बहुत बड़ी बुद्धिमत्ता का सवाल है कि भारतीय जनता जो है क्या वास्तव में डर जाती है, क्या भारतीय जनता वास्तव में कम समझदार है। मैं बीबीसी के उस समय हिंदी ब्यूरो प्रमुख कैलाश बुधवार के हवाले से बात करूंगा। मैं कैलाश जी को उस समय कई बार, जो कैलाश बुधवार ने हिंदी सेवा के प्रमुख हुआ करते थे उस समय, बाद में बहुत सालों तक वो हिंदी सेवा के प्रमुख रहे, उनकी बातें कि भारतीय जनता जो है वो कम पढ़ी लिखी हो सकती है लेकिन निर्णय सही देती है। 1977 में आप देखिए कि जिस इंदिरा को अजय समझा जाता था, जिस कांग्रेस पार्टी को अजय समझा जाता था, जो कांग्रेस पार्टी की इंदिरा गांधी कामराज सरीखे साउथ के सबसे बड़े लीडर को धराशायी कर देती हैं, उनको आगे बढ़ने से उनका कारवां रोक देती हैं, उस इंदिरा गांधी का कारवां 1977 में इस देश की बुद्धिमत्ता वाली जनता, जिसको मैं किसी पढ़े लिखे लोगों से ज्यादा बुद्धिमान मानता हूं, कि 1977 में बिल्कुल सफाया हो जाता है। तो ये आते हैं इंद्र कुमार गुजराल, बीपी सिंह, चंद्रशेखर जी, ये सारे जो है लीडर्स आते हैं, लेकिन भारतीय जनता फिर उसको लगता है कि इस तरह से काम चलने वाला नहीं है, तो भारतीय जनता फिर जो है थोड़ी दिक्कत रहती है। लेकिन नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट आती है, पीवी नरसिम्हा राव साहब की, और वो चलती है, और फिर जो है भारतीय जनता को लगता है कि कुछ प्रॉब्लम है। तो मैं कह रहा हूं कि मेरे प्रिय मित्रों, बच्चों, इन बातों को आप लोग सुने, ला के स्टूडेंट हैं,
सुनेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। ये किताबों से हट के बातें हैं जो हम लोगों ने अनुभव किया है, जो सोचा है, उस पर हम जब नारा था कि साइनिंग इंडिया का नारा था, जब अटल बिहारी वाजपेयी साहब की सरकार थी, 5 साल खूब अच्छे तरीके से चली, बहुत सारी योजनाएं इंप्लीमेंट हुई, साइनिंग इंडिया का नारा था। लेकिन उस साइनिंग इंडिया के बाद भी भारत की जनता ने 10 साल के लिए जो है फिर कांग्रेस पार्टी को सत्ता सौंपी। अन्य जो योजनाएं जो कांग्रेस पार्टी लेके आ रही है उससे ज्यादा हमको फायदा हो रहा है, तो जनता ने तुरंत जो है चीजों को बदल दिया। 10 साल तक चली सरकारें और उसके बाद बहुत सारी बातें आई। 2014 से रिजीम आप बदला हुआ देख रहे हैं, तो भारतीय जनता की बुद्धिमत्ता पर सवाल खड़ा नहीं किया जा सकता। जब उसको लगेगा कि कोई देश के खिलाफ काम कर रहा है, इस राष्ट्र के खिलाफ काम कर रहा है, इस देश की आत्मा के खिलाफ काम। डेमोक्रेसी की यह खूबसूरती है कि बिना किसी ताकत के, बिना किसी बल के सरकारें आती हैं और सरकारें चली जाती हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो ये बात है, ये जो है इस डेमोक्रेसी की खूबसूरती है कि सरकारें बनती बिगड़ती रहती हैं। जो है ये देश रहना चाहिए, तो निश्चित रूप से ये देश जो है, इस देश को मजबूत करने में इस देश की बुद्धिमत्तापूर्ण जो जनता है, बुद्धिमत्ता के साथ उसने अब तक चुनाव को लिया है, चुनाव को हैंडल किया है। लेकिन नए तरह की समस्याएं, जैसा रजनीश जी ने कहा, नए तरह की समस्याएं खड़ी हो गई। सोशल मीडिया के बाद जो है हमारे संचालक महोदय ने भी कहा कि सोशल मीडिया, ये पूरे दुनिया के चुनाव में सोशल मीडिया एक अलग तरीके से काम कर रहा है। जो लोगों के माइंड सेट है, पढ़े लिखे लोग हैं, वास्तव में जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके माइंड सेट को बदला नहीं जा सकता है। लोग देखिए, भारत विविधतापूर्ण देश है, खाने खांचों में बटा हुआ देश है। लीडर वो पहले ही चुन के अपने हृदय में रखे हुए हैं, लीडर भी चुन के रखे हुए हैं, और जनता को अलग तरीके से प्रभावित करने की कोशिश भी हो रही है। और सोशल मीडिया एक बड़े यंत्र के रूप में, उसको कहिए टेक्नोलॉजी कहिए, इंजीनियरिंग कहिए, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस का कॉम्बिनेशन कहिए, और साथ में एक अलग तरह से समाज में एक अलग तरह से उसका पेंट्रेशन जो है बहुत तगड़ा है, बहुत तरीके से लोगों को प्रभावित करने का कार्य हो रहा है, पूरे दुनिया के चुनाव में हो रहा है। और भारत की जो जनता है, सभी के हाथ में जो मोबाइल फोन चला गया है, लगभग 80 से 90 करोड़ लोगों के हाथ में मोबाइल फोन, स्मार्टफोन धीरे धीरे पहुंच रहा है। केवल मोबाइल फोन नहीं है, 80 करोड़ लोगों के पास धीरे धीरे, हम जो है 40 करोड़, तो आंकड़ा बहुत पुराना है, इस समय का लेटेस्ट अगर आंकड़ा देखेंगे तो 60 से 70 करोड़ लोगों के हाथ में स्मार्टफोन है। और इस स्मार्टफोन का प्रभाव जो होगा वो सीधे जो है चीजें उन तक जा रही हैं, सीधे देश की समस्याएं जा रही हैं, और इतने सारे जो बहुध्रुवी जो समाज बनता जा रहा है, इसमें बहुत सारी बातें जो प्रभावी तरीके से आम लोगों तक पहुंचा दे रहा है। महिलाओं और बच्चों तक सीधे कंटेंट सीधे जा रहे हैं, और उस कंटेंट का प्रभाव चुनावों पर भी सीधे पड़ने की संभावना है। ये इस रिजीम का चेंज जो है, आप अन्ना हजारे आंदोलन से आप लोग देख सकते हैं। अगर पॉलिटिकल सिनेरियो में इसको जोड़ा जाए तो इसको जो है, ये सोशल मीडिया का जो प्रभाव है, ये जो है अन्ना हजारे आंदोलन में जब भीड़ जुटी तो तमाम पॉलिटिकल राजनीतिक विश्लेषकों ने अनुमान लगा लिया था कि ये विद्रोह की भीड़ है, और इसमें जो अगला चुनाव होगा उसका रिजल्ट लोगों को उसी समय पता चलेगा। जितने विश्लेषक थे वो जान रहे थे कि अगले चुनाव का रिजल्ट अन्ना आंदोलन, केजरीवाल का अभ्युदय, और उस आंदोलन के बाद ही लोगों को पता चल गया था, जो पॉलिटिकल राजनीतिक समीक्षक थे, ठीक तरीके से राजनीति को समझते थे, कि अगले चुनाव का रिजल्ट जो है चेंज है। तो ये, लेकिन ये प्रभाव जो पैदा किया गया, वो प्रभाव कहीं ना कहीं वो सोशल मीडिया का प्रभाव जो है उसमें बहुत बड़ा रोल प्लेइंग स्टेटस में था। और इस प्रकार से आप देखते हैं कि चीजें बदल जाती हैं। अभी भी सोशल मीडिया का प्रभाव किसी भी अखबार, किसी भी नेशनल न्यूज़पेपर, द ट्रिब्यून से लेकर टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स से लेकर के दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, अमर उजाला, राष्ट्रीय सहारा, जितने भी मीडिया के कंटेंट, यूट्यूबर जितने प्रभावी, धीरे धीरे पॉडकास्ट धीरे धीरे जितने प्रभावी होते चले जा रहे हैं, इतना प्रभाव किसी भी नेशनल न्यूज़पेपर का भारत में या पॉपुलर न्यूज़पेपर का भी नहीं है, जितना कि उनको भी उसी धरातल पर आकर के बात करनी पड़ रही है। और ये प्रशांत, इसी वजह से आप देखिए कि प्रशांत किशोर जैसे जो है, अब तो राजनीति में आ गए, सीधे राजनीति की बात कर रहे हैं, लेकिन प्रशांत किशोर जैसे जो है चुनाव के इन्फ्लुएंसर जो पैदा हुए, उसका कारण ये सोशल मीडिया था। अगर ये सोशल मीडिया नहीं होता
तो चुनाव के इन्फ्लुएंसर पैदा नहीं हो पाते। चुनाव को डायरेक्ट इन्फ्लुएंसर भी जो है सीधे सीधे प्रभावित कर रहे हैं, और वो बिहार में किसी और पार्टी का चुनाव लड़ाते हैं, वहां भी चुनाव जीतते हैं, पंजाब में जाके किसी और पार्टी को चुनाव लड़ाते हैं, वहां भी चुनाव जीता देते हैं। ये कहीं ना कहीं जो है आकांक्षाएं उत्पन्न करने का, एस्पिरेशन, जनता में क्या करते हैं इन्फ्लुएंसर की, पहले जनता में एस्पिरेशन उत्पन्न करते हैं, उस एस्पिरेशन के आधार पर वोट खींचते हैं, फिर उस पार्टी को वहीं छोड़ देते हैं, फिर दूसरे के लिए एस्पिरेशन का काम करते हैं, विभिन्न योजनाओं की लॉन्चिंग कराते हैं, लॉन्चिंग पैड तैयार करते हैं, और लॉन्चिंग पैड तैयार करके लोगों को बताते हैं कि अगर ये पार्टी सत्ता में आ गई तो ये फायदे मिलेंगे, डायरेक्ट बेनिफिट ये होगी, इनडायरेक्ट बेनिफिट ये होगी। इस प्रकार से एक पूरा एक सिस्टम, एक माहौल बनाया जाता है, और ये माहौल 3-4 महीने में बनाया जाता है। जब तक आपको समझ में आएगा तब तक धीरे धीरे चुनाव खत्म हो जाता है। चुनाव खत्म करके वोटिंग लेके और डायरेक्ट बेनिफिट की बात करके सीधे वोटिंग पैटर्न को प्रभावित करके वो धीरे से एक पार्टी को चुनाव लड़ा के तमिलनाडु में जाके दूसरे पार्टी को चुनाव लड़ाने लगते हैं। इस तरह के कई कंपनीज भारत में आ गए। नई नई प्रशांत किशोर ने तो अपनी पारी खेल करके तमाम प्रशांत किशोर जिनके साथ काम कर रहे थे वो कौन लोग थे? IIT बॉम्बे से हायर किए हुए हाईटेक इंजीनियर्स थे, IIM से हायर किए हुए अच्छे बिजनेस मैनेजमेंट के कोर्स किए हुए, IIM अहमदाबाद, बेंगलोर, कलकत्ता से 100 लोगों की करीब टीम थी उनकी, 100 से 150 लोगों की टीम है। उस टीम में तमाम अच्छे इंजीनियर्स, केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके वोटिंग पैटर्न पे काम करने वाले लोगों ने को केमिकल इंजीनियरिंग में सैलरी कम मिल रही है, वोटिंग पैटर्न पे कंप्यूटर पे काम करके उनको सैलरी ज्यादा मिल रही थी। इसलिए हमारे नॉलेज में ऐसे कई लोग हैं जो केमिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके वो जो है चुनाव विश्लेषक के तौर पे वो काम करना उन्होंने शुरू किया, कंपनीज बना दी, चुनाव विश्लेषण की कंपनी बना दी। और एक फर्स्ट जनरेशन प्रशांत किशोर थे, लेकिन सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन भी आ गई है। तमाम ऐसे लोग हैं जो चुनाव को प्रभावित करने का काम कर रहे हैं। ये इन्होंने वेस्टर्न मीडिया से, वेस्टर्न तरीके से जो अमेरिका और फॉरेन कंट्रीज में जो प्रभावित करने का कार्य था, उस शैली को ले आकर के भारत में सफलीभूत किया है। तो चुनाव इस प्रकार से भी लड़े जा रहे हैं, तो ये ध्यान देने की जरूरत है। इस पे जो है हमारे जो लोग हैं, ये ला के लोग हैं, जो विद्यार्थी हैं, वो जानेंगे कि जो कुछ आपको दिखाया जा रहा है सोशल मीडिया पे सब कुछ सही नहीं है। टाइम बीइंग आपको दिखाया जा रहा है, टाइम बीइंग आपके माइंड को प्रभावित किया जा रहा है और वोटिंग पैटर्न को बदला जा रहा है। तो ये जिसके पास जितने संसाधन होंगे, जिस तरह के लोग होंगे, वो प्रभावित करने का काम करेंगे। इससे भी चुनाव जो है आने वाले समय में निश्चित रूप से प्रभावित होंगे। एक और अच्छी बात है, धर्म हमसे अलग है, राजनीति और धर्म जो है अलग अलग नहीं हो सकते हैं, लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय के बहुत सारे जजमेंट हैं, बहुत सारी बातें इस पे आप लोग करेंगे। चुनाव में विविधतापूर्ण समाज है, खाने खांचे में बटा हुआ समाज है, लेकिन फिर भी हमारा लोकतंत्र जिंदा है। दुनिया के तमाम देशों में लोकतंत्र और डेमोक्रेसी जो भारतीय संविधान के आधारभूत ढांचा है, ये आप देखेंगे कि दुनिया के तमाम देशों में धीरे धीरे, अगर अगल बगल आप देख लीजिए, साउथ ईस्ट एशिया को देखिए, तो ठीक तरीके से जैसा वाइब्रेंट लोकतंत्र, जिस तरह का विविधतापूर्ण और वाइब्रेंट लोकतंत्र इंडिया में चल रहा है, इस तरह का लोकतंत्र आप कहीं भी आप देख नहीं सकते हैं। साउथ ईस्ट एशिया लोग एक ही है, नस्ल एक ही है, पाकिस्तान में भी उसी नस्ल के लोग रहते हैं, उसी तरह के लोग रहते हैं, बांग्लादेश में भी रहते हैं, श्रीलंका में भी रहते हैं, लेकिन उथल पुथल आप वहाँ की देख सकते हैं। ये संविधान की ताकत है, इस डेमोक्रेसी की ताकत है कि जिसके बल पे हम लोग आज खुली हवा में अपनी बातों को, अभिव्यक्त की स्वतंत्रता की बात हुई कि अभिव्यक्त की आज़ादी के साथ सोशल मीडिया भी जो वाइब्रेंट हम लोग बनाए हुए हैं, सोशल मीडिया पर भी विविध तरह की बातें, जो जिस तरह का कंटेंट देखना चाहता है उसके लिए फेसबुक और यूट्यूबर्स उसी तरह के कंटेंट, ऑटोमेटिक उसी तरह के कंटेंट को देख सकता है। जिस चीज़ पे आप क्लिक कर दिए उसी तरह के 10 चीज़ें आती रहती हैं। ये जो है नया लोकतंत्र है और नए तरह से नई सोच को, यानी सभी की सोच को प्रभावित करने का काम हो रहा है। परिसीमन एक और मुद्दा जो है, रजनीश जी की बातों में एडिट करते हुए, उसमें जोड़ते हुए कि परिसीमन का मुद्दा भी जो है आ गया है। परिसीमन भी अगले चुनाव तक जो है परिसीमन भी लागू होना है, और परिसीमन से साउथ और नॉर्थ की जो राज्यों का जो गैप है उस पर बहुत सारी बातें होने लगी हैं कि साउथ के स्टेट से उनकी सीटें कुछ घट जाएंगी, नॉर्थ की बढ़ जाएंगी। जनसंख्या का जो लाभ है वो कहते हैं कि हमने जो है जनसंख्या नियंत्रण किया, हम घाटे में जा रहे हैं। हमारे यहाँ जनसंख्या बिहार, उत्तर प्रदेश को
कुछ ज़्यादा 20-25% सीटें बढ़ने की संभावना है। क्या हो पाएगा, कितना जो है हमारी जो सरकार है, हमारी जो सरकारें हैं, इस पर कितना ताकत दिखा पाती हैं, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन जो संविधान की मूल आत्मा थी कि जनसंख्या के हिसाब से सीटों का निर्धारण होना चाहिए, कब तक उसको टाला जा सकता है, ये टालना उचित नहीं होगा। तो मैं इस संगोष्ठी के माध्यम से चाहूँगा कि यहाँ से ये बात जरूर जाए कि जिस प्रदेश में जितनी जनसंख्या है उसके हिसाब से सीटें मिलें, क्योंकि संविधान की मूल आत्मा यही थी कि सीटें जनसंख्या के हिसाब से निर्धारित होनी चाहिए। परसीमन में अगर उत्तर प्रदेश को फायदा हो रहा है तो कब तक रोकेंगे? 1976 से रोकते आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा दिन तक ये रोकना उचित नहीं जो है वो समाप्त हो गया है। और मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कहना बहुत कुछ था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि निश्चित रूप से चुनाव भारत की जनता की बुद्धिमत्ता पर मुझे कभी भी संदेह नहीं रहा है। और जब भी उसको लगेगा कि सरकार खराब काम कर रही है, सरकार ठीक काम नहीं कर रही है, इस देश के खिलाफ कोई सरकार काम कर रही है, इस देश के संविधान के खिलाफ, इस देश की आत्मा के खिलाफ कोई सरकार काम कर रही है, जब सरकार चल नहीं पाती है, मोरारजी देसाई की सरकार गिर जाती है, चौधरी चरण सिंह कामयाब नहीं हो पाते हैं, तो वही जनता जो है फिर 1980 में फिर उसी पार्टी को शासन और सत्ता सौंप देती है। जनता टेस्ट करती रहती है, टेस्ट में जो सफल होता है उसको चलने देती है। जो खराब लोग हैं, केजरीवाल इसके उदाहरण हैं, उससे बड़ा बहुमत किसी को जनता ने आज तक नहीं दिया है। लेकिन जनता को समझ में आ गया कि ये लोकतंत्र के लिए ठीक आदमी नहीं है, ये लंबे समय तक राजनीति करने वाले व्यक्तियों में शुमार नहीं है, तो जनता ने उनको वहाँ से हटा दिया। तो ये जो है ये उदाहरण से समझा जा सकता है। मैं बच्चों का कार्यक्रम है, बच्चों के लिए है, स्टूडेंट के लिए है, तो मैं उसी तरह सरल भाषा में सरल तरीके से मैं चाहता था कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो राजनीति में रुचि रखते हैं, जो समाज में रुचि रखते हैं, सोशल मीडिया में रुचि रखते हैं, इस देश में रुचि रखते हैं, इस डेमोक्रेसी में रुचि रखते हैं, इस देश के गणतंत्र और रिपब्लिक में रुचि रखते हैं, वो इस बात को समझें और जानें कि ये देश कैसे चल रहा है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Chairman of the inaugural session, dignitaries of the dais, delegates, and dear students. At the outset, let me congratulate to the organizing committee to choosing very contemporary topic, that is 100 years of electoral democracy in India. Issues, problems and challenges. The keynote speaker, Professor Rajneesh Kumar Patel, my elder brother, Professor Dharmendra Kumar ji, they have already spoken many things. I'll only add the certain practical aspects of it. Because as much as the theoretical aspects, the historical perspective, it is already spoken by the keynote speaker, and that the point which was raised by the keynote speaker, that was already, you can say that described by the DK जी। मैं बहुत सारी बातों को आपके सामने नहीं रखूंगा, कुछ ऐसी चीजें आपके सामने रखूंगा जिससे हम लोग इसके बारे में जो बैठे हुए हैं विचार मंथन कर रहे हैं, उसको हम लोग आगे बढ़ाने का काम कैसे कर सकते हैं। इंडिया की जब बात की जाती है तो हम लोग हर किताब को जैसे खोलेंगे तब ये कहा जाता है, ये लिखा हुआ मिलता है कि द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड। और जब हम उसके कुछ आर्टिकल्स को इस समय पढ़ेंगे, जिस तरह से भारत में इस समय एक नई बयान बह रही है, जब उसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, कहीं न कहीं लोगों के मन में ये लास्ट इलेक्शन जो हुई है उसमें एक बात ये भी आ गया कि भारत की संविधान को बदलने का प्रयास किया जा रहा है। जब ऐसी एक हवा आई और लोगों ने उस वक्त थोड़ा सा अग्रसर हुआ, और जब हम संविधान के प्रति अगर हमें ये लगता है कि संविधान बदलने की बात चल रही है,
तो जितनी सारे हम लोग डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं वो हम कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं। और कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी जब हम बात करते हैं तो फिर ये सारे इलेक्टोरल डेमोक्रेसी की बात करें या कितने भी आपके राइट्स जो दिए गए हैं, ये सारे राइट्स हम लोगों को संविधान के द्वारा प्रदत्त हैं। तो इलेक्टोरल डेमोक्रेसी की जब हम बात करते हैं या पार्लियामेंट्री जो सेटअप है इस डेमोक्रेसी की जब बात करते हैं तो ये भी संविधान के द्वारा ही प्रदत्त किया गया है। तो संविधान को बचाना पहला तो कर्तव्य है कि संविधान बचा रहे, तभी तो हम इस राइट को एक्सरसाइज करेंगे। हम जब भी वोटिंग राइट्स की बात करते हैं तो फिर हमें आर्टिकल 326 अपने आप आ जाता है, क्योंकि वही तो आर्टिकल है जो हमको ये राइट्स देता है, एडल्ट फ्रेंचाइज की राइट देता है और हमें सरकार चुनने का अधिकार देता है। हमारे पूर्व वक्ताओं ने ये कहा कि डेमोक्रेसी की यही ब्यूटी है कि हम अपने सरकार को खुद चुन सकते हैं और हमें अगर वो पसंद नहीं आता है तो जो इसकी मैक्सिमम पीरियड दिया गया है कि 5 ईयर के हम उसको रखेंगे, उसको हम उसके मध्य में कभी भी हम उसको गिरा सकते हैं। ये सारे घटनाएं चलती आ रही हैं और उसमें कहीं न कहीं हमें ये चिंतन करने की आवश्यकता हो रही है कि कहां इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात की जाए, कि कुछ ऐसा तो नहीं लग रहा है कि उसमें कुछ खामियां आ गई हैं, कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है कि उसमें कुछ कमजोरी है और इसको हम बदलें। 2-3 चीजों पर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा जहां पर यह आवश्यक है कि वर्तमान समय में जिस इलेक्टोरल डेमोक्रेसी की हम लोग बात कर रहे हैं वो कहीं न कहीं भय पैदा करती है। एक जो सोशल मीडिया का इम्पैक्ट जो है या न्यूज मीडिया जिसको आप कहेंगे, ये 1952 वाली नहीं है। आपको ये समझने की जरूरत है कि जो सेटअप था 1952 में और जो रोल अपना जिसको हम लोग कहते थे कि द 4th पिलर ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी की जब हम बात करते थे तो वो पिलर कहीं न कहीं थोड़ा सा लगता है कि लड़खड़ा गया है और वो देखने से प्रतीत होता है कि उस समय जो फ्रीडम फाइटर हमारे लोग थे वो लोग पत्रकार से जुड़े हुए थे, वो लोग मीडिया से जुड़े हुए थे, वो लोग उसको चलाते थे और आपकी बातों को तो हर पेज में आप दैनिक जागरण की मैं क्योंकि दैनिक जागरण को मैं देखा था, बाकी लोकल न्यूज मैं भी पढ़ता नहीं हूँ क्योंकि पढ़ने लायक नहीं रह गया है। द 4th पिलर पूरी तरह से कमजोर हो चुका है और उसका कारण यह है कि वो कॉर्पोरेट घराना चला रहे हैं उसको और जो पत्रकार हैं वो एम्प्लॉय है। अगर जिस दिन पत्रकार एम्प्लॉय हो जाएंगे तो फिर एम्प्लॉय में पटेल जी पढ़ाते हैं लेबर लॉ, तो उसमें हमेशा इस बात को कितनों भी हमारे लेजिस्लेशन आ जाए, लेकिन जब हम लोग उसमें शुरुआत तौर पर चले जाते हैं तो फिर हम लोग फिर कॉन्ट्रैक्ट रिलेशन में आते हैं और फिर मास्टर सर्वेंट की बात करने लगते हैं। आज जहाँ मास्टर सर्वेंट की बात होगी तो फिर स्वाभाविक है कि मास्टर जैसा कहेगा वैसा आपको करना पड़ेगा, क्योंकि सर्वेंट का वही काम है। You have to obey the instructions which is coming from the master, and the same thing is going on. Most of the, you can say that the media, they are regulated by the corporate sector. So they lost their independence, you can say. आर्टिकल 19 की बात तो लोग भूल ही गए और वो उन्हीं बातों को बचा पोषण करते हैं जो या तो आपको अच्छा लगता हो या फिर वो जो कहना चाह रहा। इसलिए हमें उस पर ध्यान देने की जरूरत है और मीडिया जब ये इंडिपेंडेंस उसकी खो गई है तो वैसे स्थिति में हम उससे बहुत उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि वो हमारे दुख दर्द को वो प्रचार प्रसार करेगा। अभी हमारे धर्मेंद्र सर इस बात का जिक्र कर रहे थे कि सोशल मीडिया की इम्पैक्ट इतनी हो गई है, लेकिन सोशल मीडिया की मानसिकता समझना बड़ा दिक्कत है। पूरे चुनाव को प्रभावित कर सकता है क्योंकि वो उसी ढंग से फिर उसको मैनेज किया जाता है। इट इज मैनेज बाय अगेन द कॉर्पोरेट बॉडी। मैं आपका ध्यान इसलिए कॉर्पोरेट वर्ल्ड के साथ में इसलिए जोड़ना चाह रहा हूं क्योंकि अब ये इलेक्शन की जो है, ये इलेक्शन अब हमारा नहीं रह गया है। इलेक्शन किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं रह गया है। इलेक्शन अब कॉर्पोरेट घराना कर रही है या वही संचालित करा रही है या करा रहा है। आप देखे होंगे कि इतनी सारी चीजें हुई
और हम लोग सोच रहे थे कि देश में एक बड़ा परिवर्तन आने वाला है इलेक्शन बॉन्ड पर। कहां लुप्त हो गया पता नहीं, हम बात करना छोड़ दिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपनी बातें रख रख के कुछ लोगों को प्रेरित किया और प्रेशराइज किया कि कम से कम हमको डिटेल्स तो बता दीजिए, नहीं तो कोई बताना ही नहीं चाह रहा था। सबको कह रहे थे कि ये सब तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का कोई पार्ट ही नहीं है, हम बताने के लिए बात नहीं है। और ये सारे आपके अकाउंट में अगर 10 रुपये आ जाता है तो फिर आपको टैक्स वाले पकड़ लेंगे। लेकिन इलेक्शन बॉन्ड के नाम पर इतने सारे पैसे आए, उस पर किसी तरह की कोई बात नहीं हुई। तो आपको समझने की आवश्यकता है कि क्या हम जिस डेमोक्रेसी की कल्पना और इस इलेक्शन की स्वच्छंद और स्वतंत्रता अकाउंटेबिलिटी की जो बात कर रहे थे, जो 1952 की स्थिति थी, वो आज है नहीं। इलेक्शन जब भी होता था आइडियोलॉजी पर होता था, हर पॉलिटिकल पार्टी की अपनी आइडियोलॉजी होती थी। अब आइडियोलॉजी कहां है? किसको आप वोट देने जा रहे हैं? आप वोट दिए एक सिंबल को, इसलिए आपने उस सिंबल को वोट दिया। आपको लगा कि ये जो है, ये राजनीतिक पार्टी जो है, इसकी आइडियोलॉजी है, ये शोषितों को, दलितों को, गरीबों को उत्थान करने की बात कर रही है। इलेक्शन के बाद पता चला कि वो वहां चला गया जिसके अगेंस्ट में आप उसको वोट दिए थे, आप उसको नहीं जिताना चाह रहे थे, इसलिए आपने इसको जिताया। आपके वोट से जीतकर वो वहां जाकर मिल गया। आपके एस्पिरेशंस क्या थे कि ये आदमी काम करेगा, आपने उसके आइडियोलॉजी को पसंद नहीं किया था, लेकिन वो उसी आइडियोलॉजी में चला गया। इसको क्या हम रोक पा रहे हैं? हमारे पास दल बदलू कानून की बात की जा रही है, तो लॉ स्कॉलर होने के नाते हम लोग हमेशा एक चीज को ये ऐसा कह के निकल जाते हैं कि देखो ऐसा है यार। हमेशा लॉ की जब बात की जाती है तो हम लोग ये सोचते हैं कि ये लॉ इन पेपर है या लॉ इन एक्शन है। तो अगर ये लॉ हमारे पेपर में रह जाएंगे तो फिर हमें सोचने की आवश्यकता है कि वो उनका फायदा हमको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएंगे और उसी ढंग से होगा। अब आपके इलेक्शन जो है उसको देखिए कितने लोग प्रभावित करके जा रहे हैं और हम उसको किस ढंग से ले रहे हैं। भाई साहब एक बात से मैं थोड़ा सा डिफर कर रहा हूं। उन्होंने, बड़े भाई साहब ने ये कहा कि हमारे भारतीय जनता की बुद्धिमत्ता का मैं सलाम करता हूं। मैं भी वहां तक तो सलाम करता हूं, लेकिन हमको ये समझ में नहीं आता है कि ये जो एक आदमी, क्योंकि हमको ये अधिकार दे दिया कि आप अपने कैंडिडेट को जान सकते हैं। जब वो कैंडिडेट आ रहा है तो उसके सारे इंफॉर्मेशंस उनको डिस्क्लोज करने पड़ते हैं। इलेक्शन कमीशन का ये काम है कि वो इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाए। ये बातें की जा रही हैं, इंफॉर्मेशन दी जाती है। हमारे बुद्धिमत्ता जो आदमी अपने से डिक्लेयर कर रहा है, क्योंकि उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा, उनके नाम पर इतने क्रिमिनल चार्जेस लगे हुए हैं, लेकिन वो वही जीत के चले जा रहे हैं। हमको यहाँ लगता है कि हम किस तरह के अपने इंटेलेक्चुअल का इस्तेमाल कर रहे हैं कि जिससे हमको लगता है कि वो क्रिमिनल है। तो क्रिमिनलाइजेशन की जब हम बात कर रहे हैं देश में, पॉलिटिकल जो है वो क्रिमिनलाइजेशन को हम किस आधार तक प्रीफर करें? हम क्या ये लॉ की बात को इसलिए मान के चले कि नहीं उसको सजा नहीं हुआ है तब तक हम उसको क्रिमिनल नहीं कर सकते? ये सारी बातें सही है कि तब तक वो जो है उसको नहीं कहा जा सकता है कि क्रिमिनल लॉ के यहाँ लोग होंगे तो वो बताएंगे आपको कि उसको नहीं कहा जा सकता है कि जब तक उसको कन्विक्ट न किया जाए। लेकिन हम लोग एप्रीहेंशन की बात करते हैं। क्या ऐसा भय भी नहीं लगता है कि क्या समाज के ऐसे लोग हैं जो उनको जानते ही नहीं है? आप कोर्ट की भाषा को छोड़ दीजिए, कोर्ट में जब तक वो कन्विक्ट नहीं होता है, सजा नहीं मिलती है, तो आप ठीक है वो दोषी नहीं कहा जा सकता, वो क्रिमिनल की संज्ञा उसको नहीं दी जा सकती है। लेकिन क्या हमने उस व्यक्ति को एक्सपीरियंस किया है कि ये समाज में किस ढंग से रहता है, समाज में कैसा काम करता है? क्या हम उसको एनालिसिस नहीं कर पाएंगे? क्या कोर्ट की डिसीजन आएगी तभी हम उसको कहेंगे कि ऐसा है?
तो इन सारे चीजों में कहीं ना कहीं हमें दिखती है कि कोई दूसरे फैक्टर काम कर रहे हैं, जहां पर वोटर का जो अपना इंटेलेक्चुअल है वो कहीं ना कहीं कमी पड़ रही है। अब नए तरह की देखिए क्या विडंबना है देश में। देश की जनता को एक स्लोगन दे दिया जाता है और वो भी इलेक्शन में प्रभावित करता है। एक 2023 में एक कमेटी बनाई गई। आप थोड़ा पढ़ा लिखा आदमी है हम लोग। पटेल जी कह रहे थे कि हमारी लिटरेसी रेट बढ़ गई है। कई स्टेट तो है कि 100% लिटरेट हो गए। ये लिटरेसी है या और कुछ है? क्योंकि जब आप देखेंगे कि हमको ये समझ में नहीं आता है कि क्या स्लोगन आ रहा है। पटेल जी ने इस बात को आगे बढ़ाया कि उन्होंने कहा कि हमें यह भी सोचना पड़ेगा कि क्या स्लोगन लेके आ रहा है। एक स्लोगन आया, एक देश एक चुनाव। आप कमीशन की रिपोर्ट जो बनी फॉर्मर प्रेसिडेंट के नेतृत्व में, कोविंद जी के नेतृत्व में जो कमेटी बनी, उस कमेटी की रिपोर्ट को पढ़िए। उसमें लिखा हुआ है कि ये तो था ही, साइमल्टेनियस इलेक्शन तो होते थे, लेकिन संविधान में ऐसे प्रावधान दिए गए हैं जिसका अनुपालन करते करते कुछ सरकारें पहले उससे 5 वर्ष पूरा करने के पहले ही वो गिरा दिए गए या डिजॉल्व कर दिए गए। तो वो तो चुनाव था ऐसा ही, जिस चुनाव की हम अभी इतना कर रहे हैं, और चुनाव ने प्रभावित किया। क्योंकि जब लोग गए तो उन लोगों ने ये कहा कि अगर ये सरकार बनती है दोबारा तो हम एक देश एक चुनाव करेंगे। भैया ये कोई नया मुद्दा तो था ही नहीं। 1952 से तो वही चुनाव हो रहा था, 1979 तक, उसके बाद तक इसी ढंग से चलते आए हैं। लेकिन हम उसको एनालिसिस नहीं करते, क्योंकि हमें जो कह दिया जाता है हम सिर्फ उसके पीछे भागते हैं। न तो हम इतिहास को जानना चाहते हैं, न हम उसको एनालिसिस करते हैं। तो हमको लगता है कि लिटरेसी रेट बढ़ी है, अभी भी विजडम हमें नहीं मिली है, हमें उसको प्राप्त करने की जरूरत है। और हमें हमेशा ये समझने की जरूरत है, हमारे पूर्ववक्ता ने इस बात को कहने का प्रयास किया कि हम हमेशा हमारे जब इलेक्शन आती है तो इस तरह की बातें की जाती हैं, और वो इसलिए की जाती है कि हमको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हमको एक कंज्यूमर की तरह इस्तेमाल करते हैं, और वो कहते हैं कि उसकी कोई आइडियोलॉजी नहीं होती है। चुनाव के पूर्व वो कुछ ऐसे फ्रीबीज का नाम जिसको दिया जा रहा है उसको लाते हैं कि हमारी सरकार आएगी तो फिर ये हम देंगे। मैं आपको बता दूं कि रिसेंटली हमारे स्टेट में जिस स्टेट से बिलोंग करता हूं वहां पर हेमंत सोरेन की सरकार बनी और 2 फैक्टर सिर्फ वहां काम किए। आपको बता दें, देश का प्रधानमंत्री सबसे अधिक चुनाव प्रचार किए, ये सारी बातें वहां चली। एक जो उस सरकार की जो हमारे केंद्र से था, जो जिसको आप कह सकते हैं कि हमेशा वो काम करता है, एक सहानुभूति की मुद्दा थी, क्योंकि हेमंत सोरेन को जेल भेजा गया था और वो जेल से वापस हुए। जिसके लिए उसको भेजा गया था उसका कोई सबूत ही नहीं मिला, कोर्ट ने उसको बरी कर दिया। ये 2 फैक्टर से ही सरकार बनी। इसको आप कहें कि हमारे जो वहाँ की बुद्धिमत्ता है उसको यूटिलाइज किया गया है, या फिर ऐसे जो स्लोगन उस समय आते हैं वो प्रभावित करते हैं। हमेशा से हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी क्या है, और जब हम आइडियोलॉजी की बात करते हैं तो फिर आप नहीं पाएंगे कि किसी भी पार्टी। धर्मेंद्र कुमार सिंह, दूसरे अनुज प्रोफेसर रजनीश कुमार पटेल, ला स्कूल BHU से राजू मांझू जी, महाविद्यालय के यशस्वी प्राचार्य प्रोफेसर पुरुषोत्तम सिंह जी, इस महाविद्यालय के वित्त विभाग के विभागाध्यक्ष संजीत कुमार जी, सेमिनार के कन्वेनर चंद्र प्रकाश शुक्ला जी, संचालक मृत्युंजय राय जी,
महामना की बगिया से आए हमारे शिक्षक साथियों, छत्तीसगढ़ से आए ब्रजेश कुमार जी, विभिन्न विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों से आए शिक्षक साथियों, इस महाविद्यालय परिवार के शिक्षक साथियों एवं प्रिय छात्र छात्राओं, एक तो सबसे पहले धन्यवाद पुरुषोत्तम जी को, उन्होंने हम सबको मौका दिया, और दूसरा धन्यवाद उन्हें जो हमारे अनुजों से उन्होंने हमें मिलाया। लेकिन हाँ, उनके संचालक ने एक बड़ा संकट उत्पन्न कर दिया है मेरे लिए। जब 3 अनुजों के बोलने के बाद उसी विषय पर खड़ा कर दिया जाए, लेकिन फिर भी परेशानी की कोई बात नहीं है। हम सभी शिक्षक हैं, और शिक्षक क्या जो बोलने से बाज आ जाए। तो सबने कुछ न कुछ किनारा किया पुराने विषयों से। सबसे पहले थोड़ा सा इतिहास पर, जैसे रजनीश जी ने शुरू किया था, इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861, 1892, मॉन्टेगू चेंज 4, वो सारी बातें। एक जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता रही है, जो इस दुनिया के बहुत सारे विकसित देश कहे जाते हैं, उनमें भी एडल्ट सफरेज एक साथ नहीं लागू हुआ था। लिमिटेड फ्रेंचाइज से वो शुरू हुए थे, लेकिन आज़ादी के बाद हमने एक झटके में सबके लिए, सभी वयस्कों के लिए मताधिकार लागू किया। किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं, कोई लिमिटेशन नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, न प्रॉपर्टी का क्राइटेरिया, न एजुकेशन का क्राइटेरिया। इसके बाद एक बेसिक डायकोटॉमी की बात कर लेते हैं। जब हम इलेक्टोरल डेमोक्रेसी की बात करते हैं, तो इसका मतलब होता है रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। और डेमोक्रेसी की जो पॉलिटिकल साइंस में बेसिक डेफिनेशन है, वो है गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। और हम लोग ऑस्टिन की आलोचना करते हैं कि कमांड ऑफ द सॉवरेन में रूल ऑफ 1 मैन और 1 वुमेन है, और रूल ऑफ लॉ का बेसिक कॉन्सेप्ट है कि रूल ऑफ लॉ एंड नॉट ऑफ मैन, जस्ट, फेयर एंड रिजनेबल। ये डाइकोटॉमी है हमारे डेमोक्रेसी में और हमारे रूल ऑफ लॉ में। अब आगे बढ़ते हैं। अभी बात हो रही थी इलेक्शन की, पॉलिटिकल पार्टीज की। अभी राजू मांझी जी ने सवाल उठाए थे कि सारी इंफॉर्मेशन होती है, हम किसको चुनते हैं। उसके पहले हम एक बेसिक बात करते हैं। हम लोगों ने पढ़ा है आर्टिकल 19 में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। क्या जब तक कन्विक्ट नहीं होते हैं वो चुनाव लड़ें, चुनाव जीतें, उन पर कोई रोक नहीं होनी चाहिए? हम तो एक दूसरा प्रश्न उठाते हैं। यदि चुनाव प्रचार करने के लिए बेल दिया जा सकता है, तो जो लाखों में अंडर ट्रायल्स हैं जेल में, उनको वोटिंग का मौका क्यों नहीं दिया जाता? उनकी क्या गलती है? वो कहां कन्विक्टेड है? उनका भी तो कुछ नहीं हो रहा है, उनको तो वोटिंग राइट से वंचित कर दिया गया है। तो ये बहुत सारी बेसिक इश्यूज हैं जिन पर हमें ध्यान देना होगा। और जो लोग सबसे ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं ना, उनकी अपनी अकाउंटेबिलिटी कुछ भी नहीं है। और मृत्युंजय ये कह रहे थे कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा। हम लोग तो ला स्कूल BHU में जब LLB में पढ़ते थे, तो शुरू में केस कमेंट लिखना सिखाया जाता था। तो एकेडमिक डिस्कशन में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं होता। यदि उतना डरेंगे तो फिर तो हम डिस्कशन कर चुके, और यदि एकेडमिक्स में डिस्कशन नहीं होगा तो फिर होगा कहाँ? लेकिन एक चीज और होनी चाहिए, वो कोई भी धड़ा हो, चाहे जनता हो, चाहे एग्जीक्यूटिव हो, चाहे लेजिस्लेचर हो, चाहे जुडिशरी हो, हम सबसे बड़े हैं, ये कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए। जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी की बात करते हैं, तो फिर वो ये कैसे बड़ा हो गया?
और एक हम लोग जो कहानी सुनते थे वो बंदर वाला कि दो के झगड़े में बंटवारे के लिए आया और पता चला कि दोनों लोगों को कुछ नहीं मिला, सब उसी को मिल गया। तो यहाँ अब एक नया फैशन चला है कि दो लोग अपना झगड़ा लेके आए, आप एक काम करो, जो पंचायत बनाओ उसमें हमको भी शामिल करो। ये डिक्टेट हम दे रहे हैं कि हमको भी शामिल करो। क्यों भाई? डेमोक्रेसी है ना, तो डेमोक्रेटिक पैटर्न पे चलने दीजिए, चाहे किसी पार्टी की गवर्नमेंट हो। हम उसमें क्यों बीच में आना चाहते हैं? तो ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको हमें देखना होगा, और जनता की बुद्धिमत्ता पर सवाल उठा के हम डेमोक्रेसी नहीं चला सकते, क्योंकि उसका कोई और उपाय नहीं है। डेमोक्रेसी में हमारी वो मजबूरी है, क्योंकि हम भी जनता, वो कितनी बुद्धिमान है कितनी नहीं है, यदि उस पर प्रश्न खड़ा करेंगे तो फिर डेमोक्रेसी नहीं चल सकता, फिर डिक्टेटरशिप ही चलेगा। डेमोक्रेसी के बहुत सारे लाभ हैं तो नुकसान भी हैं। कुछ भी मेरिट्स डिमेरिट्स के बिना नहीं होता है, हर पक्ष के दोनों पहलू होते हैं। तो इसलिए वो हमें सोचना पड़ेगा। एक और पहलू है चुनाव लड़ना। ये भी कह दिया गया कि पॉलिटिकल पार्टी जो एक्सपेंडिचर करती हैं वो कैंडिडेट के एक्सपेंडिचर में नहीं जोड़ा जाएगा। उद्घाटन सत्र में आप सब लोगों के उद्बोधन बहुत ही प्रेरणादायक रहा। अब इसको और लंबा न खींचते हुए, जैसा कि प्रधान जी का आदेश हुआ है, हम धन्यवाद ज्ञापन के लिए श्री चंद्र प्रकाश शुक्ला सर को आमंत्रित करते हैं कि वो आए। इस राष्ट्रीय से 2 दिवसीय सेमिनार में हमारे मुख्य अतिथि प्रोफेसर R.K. पांडे सर का हृदय से मैं धन्यवाद देता हूं कि सर ने अपने बहुमूल्य समय निकालकर हमारे इस कार्यक्रम को अच्छे से उद्घाटन सत्र को संपन्न बनाने में हमको आशीर्वाद दिया। विशेष अतिथि के रूप में प्रोफेसर D.K. सिंह सर को धन्यवाद देता हूं कि सर ने अपने अमूल्य समय में से इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हमारी सहायता की। प्रोफेसर रजनीश सर को भी विशेष धन्यवाद सर कि आपने इस राष्ट्रीय सेमिनार में उपस्थित होकर अपने विद्वतापूर्ण व्याख्यान से हम सभी को लाभान्वित और ज्ञानवर्धक कराया है। डॉक्टर राजू माली सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद सर, और BHU फैकल्टी से हमारे सम्मानित आए हुए गणमान्य अतिथिगण, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। और प्राचार्य सर का मैं विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्हीं के नेतृत्व के कारण, सफल नेतृत्व के कारण यह कार्यक्रम सफलपूर्वक संचालित हो रहा है। और महाविद्यालय के सभी सहयोगी बंधु और सभी कर्मचारी बंधुओं का भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और जो भी शोधार्थी इस यहाँ पर उपस्थित हैं उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं। और विद्युत विभाग के सभी छात्रों का भी धन्यवाद है। और मीडिया बंधु जो इस कवरेज को, इस कार्यक्रम के कवरेज को कर रहे हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस सत्र के समाप्ति के बाद लंच होगा। उसके बाद जितने भी हमारे छात्र हैं उनको लंच पैकेट दिया जाएगा। जितने भी प्रतिभागी हैं वो तालाब के उस पार, सबको भोजन की व्यवस्था है, सब लोग चलेंगे वहीं पर और भोजन करेंगे। तत्पश्चात जब हम यहाँ फिर उपस्थित होंगे तो 2 टेक्निकल सेशन हमारा चलेगा। एक टेक्निकल सेशन में प्रोफेसर R.K. पांडे साहब जो है चेयर करेंगे, उसके मॉडरेटर होंगे डॉक्टर शिव कैलाश जी महाराज बलवंत सिंह पीजी कॉलेज। पैनल स्पीकर में एक बार फिर डॉक्टर राजू माली सर, डॉक्टर रजनी अग्रवाल, डॉक्टर ब्रजेश कुमार राजीव गांधी पीजी कॉलेज अंबिकापुर, डॉक्टर मनीष कुमार राय, डॉक्टर रजनीश कुमार श्रीवास्तव DDU गोरखपुर। उसके बाद जो सेकेंड पैनल सेशन चलेगा उसमें प्रोफेसर जितेंद्र तिवारी सर जो है चेयर करेंगे। मॉडरेटर होंगे शिवशंकर सरोज जी, डॉक्टर शिवपूजन सिंह फैकल्टी ऑफ लॉ DDU, डॉक्टर विक्ता बैरैया BHU, डॉक्टर रोशन लाल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी,
डॉक्टर अभिषेक सिंह लोकबंधु लॉ कॉलेज, डॉक्टर अजय कुमार सिंह लॉ फैकल्टी बीएचयू, और इसके बाद और जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो दोनों सत्रों में विभाजित होंगे। तत्पश्चात अब इस कार्यक्रम की अंतिम कड़ी में राष्ट्रगान में के लिए खाना खुलने में देर हो रहा है। हाँ तो खुद खाना हो गया नहीं पूरी आजा दीपक आ जाओ राम नाम में शुगर